मतदाता जागो। हमने आपसे वादा किया था कि हमारी टीम द्वारा आपके परिसर में आकर आपके वार्डों से संबंधित समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर आपकी समस्याओं का निराकरण करने का सिटी न्यूज पूरा प्रयास करेगा और हम ये प्रयास कर भी रहे हैं। हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं आपके वार्ड तक। नगरसेवक स्वार्थी नगरसेवक आहे, बायकांना समोर करतात, बँक तयार करतात। आमदार आम्हाला असा आमदार पाहिजेच नाही। 10 वर्षापासून कोण्या आमदारांना कोण्या माणूस पकडते तो पैसे वाटप करून देते। 10 वर्षापासून नाही लावला आलो तिथं त्या ग्राउंड मध्ये। जो खाईल तो खाली पाहिजे, जो खाणार नाही तो ठणकावून बोलणार आहे। तो नगरसेवक असो, आमदार असो, खासदार असो, कोणी असो, आम्हाला फक्त वार्डातले कामं पाहिजे। सबसे पहले जो सिटी चैनल ने जो मुहिम चालू किया है लोगों के समस्याओं के लिए, इसका मैं सिटी चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और सिटी चैनल के माध्यम से पिछले बार हमने आम सभा के कुछ दृश्य देखा था, वहाँ पे जो 81 नगरसेवक थे वो लोगों के समस्या पे तो किसी ने बोला नहीं, वो आपस में झगड़े लड़ने में ही मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये वहाँ पे झगड़े करने के लिए गए क्या। वो 81 के 81 जो बैठे थे वो सिर्फ आपस में झगड़े कर रहे थे, समस्या का तो एक भी शब्द नाही। यांना घरून तर करावंच नाही लागत ना, घरून पैसा लावा लागत, बाकी नाही नुसतं तिथे म्हणजे गोंधळ घालणे आमसभेत हे कार्यक्रम मराठा हे ते कामं बंद केले पाहिजे आणि कामाकडे लक्ष दिलं पाहिजे लोकांच्या। समझ में आता कि साला अपन ने इनको जनप्रतिनिधि को चुन के दिए, ये गुंडे बदमाश वहाँ पे भेजे। हमारा पहले विकास करो, उसके बाद में तुमने साड़ी बेचना क्या बेचना, हमारे बाल बच्चे सक्षम है बोलना। तो आप भी हो जाइए तैयार और खुलकर बताइए अपने वार्डों की समस्याओं को। तो देखिए हमारा ये कार्यक्रम जागो मतदाता जागो। नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। और राजनीतिक कार्यक्रम चुनावी चौसर आप देख रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ में माधव पांडे है। कल हमने विगत एपिसोड में चर्चा की थी क्या संभावना बनती है आमदार रवि राणा की और सुनील देशमुख के साथ में आने की, उस पर बहुत सारी विस्तृत रूप से आपसे चर्चा की थी और बहुत सारी संभावनाएं होते हुए दिख रही है कि शायद उनकी युति हो जाए, उनका गठबंधन हो जाए। उनका गठबंधन होने के साथ में ही हमने दूसरा भी एक पक्ष रखा था, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की भी युति हो सकती, जैसा कि पिछले बार वो युति में थे और करीब 39 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की थी इसके साथ में। तो क्या वापस वही युति दोहराई जा सकती है? पिछली बार सुनील देशमुख साथ में थे, इस बार सुनील देशमुख साथ में नहीं है। कांग्रेस इस बार राव साहब के साथ में है, राव साहब कांग्रेस को यहाँ से लीड कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? और खबरें रोज कुछ न कुछ चर्चाएं नहीं होते जा रही। हम भी हमारा अपडेट जैसे जैसे आप लोगों से हमको सूचनाएं मिलते जा रही, जैसे जैसे शहर से हमें जानकारी मिलती जा रही, आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही एक नागपुर के पेपर ने वापस जगदीश गुप्ता और सुनील देशमुख के युति पर प्रकाश डाला है कि क्या दोनों की युति हो सकती है। उस पेपर के हिसाब से दोनों युति की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषण के लिए राजनीति के पंडित माधव पांडे हमारे साथ में। हम उनके पास पूछते हैं कि क्या जगदीश गुप्ता और सुनील देशमुख की युति की जो खबरें वापस आ रही है पेपर में, क्या यह खबर सही में कुछ लगता है, कुछ रंग डालेंगे इस पर? देखिए, मीडिया के अंदर तो बहुत सारे खबरें आनी है क्योंकि लोगों का लक्ष्य अभी इलेक्शन है, क्योंकि उनकी मूलभूत प्रश्नों पर और समस्याओं पर ये इलेक्शन चलेगा। तो उसके साथ राजनीति का रंग है, उसके साथ बहुत सारी बातें। अपने वार्ड से कुछ लोग खड़े रहेंगे तो नेचुरली लोगों को अब इंटरेस्ट बढ़ना है। कुछ खबरें मैनेज हो सकती है या फिर कुछ खबरों के लिए खुद का तर्क भी हो सकता है। जैसे कार्यकर्ता कैसे सिग्नल मिलते हैं, जैसे नेता रिएक्शन देते हैं, तो उससे खबर जब छपती है तो उसको विश्वास में लाने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, लोग विश्वास कर लेते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब अलग खबर आती है तो ये राजनीति में सबसे बड़ा नियम है, कभी राजनीति रुकती नहीं। शाम की राजनीति सवेरे बदल जाएंगी, सवेरे की राजनीति शाम को बदल जाएंगी। और राजनीति का मंत्र ये है कि राजनीति जब स्थिर हो जाएंगी तो राजनीति नहीं रहेंगी। जी जी। जब वसंतदादा पाटिल को कहा गया था शरद पवार ने कि कल आप विधिमंडल में आपका बहुमत होगा और उसी दिन उनको रिजाइन करना पड़ा। तो राजनीति तो एक आज हम बताता, हम चर्चा कर रहे हैं और आप बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन कल नहीं, कोई उसकी शक्यता इसलिए बदलती है कि वक्त पे क्या पोजीशन बनती है, वो नेताओं क्या निर्णय करते हैं, फिर भी कुछ बातें कॉन्क्रीट होती है, वो नहीं बदलती।
और कुछ बातों को लेकर आप निश्चित तौर पर राजनीति में बदलाव अपेक्षित कर सकते हैं। सुनील देशमुख और गुप्ता जी की एक साथ आने की गठबंधन की बात चल रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है इसमें कि सबसे पहले हम बता रहे थे कि बहुत बड़ी आघाड़ी बनेगी, बहुत लोग कूदेंगे। उस समय का माहौल वैसा था जैसा दिख रहा था सामने। और जो खबरों की बात है, खबरें आती है, खबरें जनता तक जाती है, बहुत बार खबर तक ही रहती है, उसके पीछे का अर्थ क्या रहता है यह आम जनता निकाल नहीं पाती। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य हमने यही रखा कि जो चर्चाएं चलती रहती उसकी क्या संभावना है। हमने जो कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा रखा है कि भाई जैसे दोनों की युति हो सकती नहीं हो सकती, उस पर चर्चा करके हो सकती तो होने की संभावना क्या है और नहीं हो सकती तो कौन से निगेटिव कारण है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ जाने से रोकेंगे। हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो खबरें जनता तक आती है, जो नेताओं द्वारा आती है, कार्यकर्ताओं द्वारा आती है, उस खबर का विश्लेषण करना और वस्तु स्थिति क्या, इस चीजों की जानकारी जनता तक पहुंचाना कि हकीकत क्या है। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम हमने चालू किया। तो इसमें वही मैं आपसे पूछा कि दोनों की संभावनाएं क्या लगती है आपको, क्या युति की संभावना दिखती है? दोनों माजी पालक मंत्री अमरावती के है, क्या कैसा आप देखिए साथ आने की जो बात रहती शायद एक पक्ष से रहते तो शायद साथ आ सकते थे, लेकिन ये पूरी तरह से उनकी विचारधारा, वो काम करने का स्टाइल, उनके कार्यकर्ता और लोकप्रियता, ये सभी मुद्दों को देखा जाए एक चीज दोनों में कॉमन है ना जी, दोनों पार्टी से निष्कासित है। हाँ, वो बात है कि वो निष्कासित है, फिर भी अलग अलग पार्टी से निष्कासित है। गुप्ता साहब ने खुद होकर नाराजगी के तौर पे, फिर भी आज हम निष्कासित है कहेंगे, और लेकिन एमएलए है, एमएलसी में है वो, तो नेचुरली वो अभी भी रूलिंग में है, उनके पार्टी में उनका स्थान। यदि वो कल निष्कासित कर देते हैं तो वहां पे फुंडकर साहब की लाल दिए की बत्ती चले जाएंगी। वो तो ओरली बता रहे हैं कि हमने गुप्ता जी को निकाल डाला, इसका मतलब है कि हमें उनको निर्णय प्रक्रिया में सहभागी कर लेना नहीं है, हम पक्ष के तौर पर उनसे नहीं करना है। लेकिन साहब बात ऐसे कि सुनील देशमुख और गुप्ता साहब साथ आने की संभावना बहुत कम है। इसलिए कम है कि ये दोनों भी ऐसे नेता हैं जिनके पास खुद का वोट बैंक था, अभी भी था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जगदीश गुप्ता जी ने जो कुछ स्टेटमेंट दिए और अखबार के माध्यम से, वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं बन रही थी। उनका राजनीतिक अभी एक ऐसा दौर चल रहा है कि जब उनको थोड़ी सावधानी से दी वो लीडरशिप बनाते और अंदाज लेने में मीडिया का साथ नहीं लेते तो ज्यादा बेटर होता। कभी कभी मीडिया में जाने से फायदा नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि मीडिया अपने ढंग से न्यूज छापती है। जैसे हमने आज मराठी अखबार में पढ़ा, कल कई और हिंदी अखबार में पढ़ेंगे। मीडिया अपने ढंग से इसलिए छापाती है कि आप जो कुछ कहेंगे वो वैसा को ऐसा नहीं छप कहेंगे कभी भी। यदि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं तो उसमें भी जो टिप्पणियां होती है वो टिप्पणियां अपने ढंग से अंदाज लगाकर अपनी विचारधारा के हिसाब से उसको ढाल, मीडिया ऑटोनोमस है, वो स्वायत्त है। और इसलिए अभी गुप्ता जी के और सुनील देशमुख साहब के साथ चलने की बात जो मीडिया छाप रही है तो इसी आधार पर छाप रहे होंगे शायद कि ऐसी बात चल रही है गुप्ता जी की तरफ से, जहां तक मुझे खबर है कि महाआघाड़ी बनाने की, क्योंकि गुप्ता जी खुद होकर उनकी मर्यादा बहुत है ना। अभी मैं यदि आप लोक संख्या के और महानगर पालिका के पूरे डिजाइन को देखें तो उसमें गुप्ता जी यदि हिंदुत्ववादी पक्ष के साथ चलते हैं और उनकी विचारधारा पहले से हिंदुत्ववादी है, वो उसी टिकट पे चुन कर आते हैं, तो उनका जो अनुसूचित जाति जमाती और मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया है वहां से तो वो पकड़ है ही नहीं उनके, वहां चली गई। फिर बचे 60 ही, और 60 में उनको ये किसी और के साथ चल कर ही काम करना पड़ा। उनके जो पार्षद है उसमें सुनील मेरे होंगे, संध्या टिकले होंगे, या फिर डॉक्टर रत्न पारके होंगे, पोपली होंगे। ये 5, 6, 7, 8 नाम से ही उनका ऐसा लग रहा था कि ये लोग साथ में आ जाएंगे, स्ट्रांग बन जाएंगे, हमारे आघाड़ी बनेंगे और मेरा महत्व बनेगा। लेकिन ये सब लोग इसके पहले चुनाव जब खड़े थे तब कमल के आधार पे खड़े थे। अब उनको कमल नहीं मिलने वाला है, तो कमल और कांग्रेस ये दोनों भी ऐसी पक्ष है कि जिनका जनाधार अलग ढंग से है, विचारों से रहे। वो 2% होगा, 10% होगा, उसके बाद जो भी आगरा में भी, लेकिन है साहब। इसलिए सुनील देशमुख साहब ने आज एक ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है एक अखबार को कि हम तो घर में नहीं बैठेंगे, हम राजनीति करेंगे, हम तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पक्ष नहीं स्थापन करेंगे। कल तक जो बात चल रही थी कि कोई पार्टी का उनका चल रहा है और उसके लिए भी खबरें बहुत आ गई थी, आज वो पार्टी के लिए भी इनकार कर रहे कि नहीं, हम पार्टी की उनको जरूरत नहीं लग रही। शायद ये भी हो सकता है कि वो पार्टी को सामने लाने की आवश्यकता नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए गुप्ता जी और सुनील देशमुख जो दोनों भी आपने कहा कि वो निष्कासित है, लेकिन दो ढंग अलग है। निष्कासित है
तो इन गुप्ता साहब ने सेंट्रल के अभी प्रेसिडेंट जो है नितिन जी गडकरी, उनसे फाइट कर ली है जी। प्रदेश के अध्यक्ष से उनसे बनी नहीं बात, लेकिन इसके विरुद्ध में है कि सुनील देशमुख साहब की जो फाइट है वो लोकल लेवल पे है, वो नेशनल स्टेज पे नहीं है। और उनके जो दोस्त है, उनके जो फॉलोअर्स है या फिर उनके जो गॉडफादर्स है, वो सेंट्रल में मिनिस्टर्स है। तो नेचुरली उनका पाला अलग ढंग से, उनको आप अलग ढंग से देखिए, इनको आप अलग ढंग से देखिए। इस बेस पे साथ में नहीं आने का कोई संभावना बिल्कुल मुझे नहीं दिखती कि हम भी निष्कासित है, आपको भी निकाल डाला, हमको भी निकाल डाला, हम बार बार बन गए, तो इसी वजह से हम साथ में चले आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इनके पास भी जो अस्त्र शस्त्र है, खुद के पक्ष के जो पहचान है, वो छुपा के रखिए सुनील देशमुख ने। देखिए ना, मीडिया में सुनील देशमुख आ ही नहीं रहे, मीडिया उसका रही है, उनको रोज खबरें छाप रही है, लेकिन सुनील देशमुख साहब ने उनके जो 3 मेयर थे, उनका स्टेटमेंट ला लिया कि हमारे हमारा कार्यकाल जब था तब बहुत पैसे कमाए, महापालिका ने बहुत पैसे कमा के दिए, और ये अभी जो थे मिस्टर शेरके साहब, उनके पूरे कार्यकाल में महानगर पालिका डबका इसमें आ गया। ऐसा इस बार आपको पहली बार ऐसा नहीं लग रहा कि पक्ष के खिलाफ गया इस बार के इसमें? यानी तीनों महापौर कांग्रेस के थे, आज भी स्थिति कांग्रेस की अलायंस है, यहाँ पे कांग्रेस का सभापति है और राष्ट्रवादी का महापौर है जी। तीनों पार्षद जो है, तीनों कांग्रेस के, तीनों महापौर, तीनों कांग्रेस के टाइम पे थे, दीपाली गौली, मिलिंद चिमोटे, अशोक डोंगरे। कांग्रेस ने तीनों को महापौर बनाया और तीनों ने महापौर के काल में बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया, जो भी मैं भी स्टेटमेंट दिया। आज उनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि इन्होंने कार्य नहीं किया, यानी वो भी सामने इलेक्शन, क्या अभी सारी बातें, हर चीज को हम जो तुलना करेंगे, हर किसी का बयान शायद आने वाले 2012 के इलेक्शन को लेकर है। तो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं, पार्टी के खिलाफ पार्टी के लोगों का स्टेटमेंट। तो क्या अंतर, आज जो भी हो, थे तो कांग्रेस के वो। देखिए ना, उन्होंने टारगेट पहले किसको क्या होगा, तो शेरके साहब को, यानी डायरेक्टली ये जो बात बताई जा रही थी कि खोड़के साहब, सुनील देशमुख और गुप्ता साथ में आने की इसकी संभावना खत्म हो गई पूरी तरह से, क्योंकि जो स्टैंड बना है सुनील देशमुख ग्रुप का, वो पूरी तरह से खोड़के साहब के खिलाफ बना है, यानी एक तो क्लियर हो गया। उसके बाद बनती है शेखावत साहब की। मुझे लगता है कि डॉक्टर देशमुख बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं, बहुत शांति से ले रहे हैं, और इतनी शांति से ले रहे हैं कि वो चाहते हैं कि और कुछ टाइम चला जाए आगे, कुछ और नजदीक आ जाए। क्योंकि आज आपने भी पढ़ी होंगी, कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि राव साहब ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जो एक पावर कंपनी के खिलाफ है, और यदि पावर कंपनी अमरावती के जल की व्यवस्था को कुछ डिस्टर्ब करती है, तो मैं पावर कंपनी के खिलाफ बात करूंगा। ये बात राव साहब क्यों कहते हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। इसकी तो ये तो मुद्दा विरोधों का नहीं, विरोध करेंगे ना। कुछ दिन पहले शायद उस कंपनी को इन्होंने समर्थन दिया, बिल्कुल दिया। आज अभी इलेक्शन सामने है जी, इलेक्शन सामने है। एक पक्ष उसमें ये भी हो सकता कि उस प्रोजेक्ट के खिलाफ अमरावती के बहुत सारे लीडर थे, बीटी देशमुख साहब पिछला इलेक्शन हारे, बहुत खिलाफ थे उस प्रोजेक्ट के, बराबर है। और उसके बाद में अभी जो उनके विरोधी है, उनके विरोधी शायद राव साहब अपने पक्ष में लाना चाहते होंगे करके, क्योंकि कैसा है अभी जनाधार बढ़ाने के लिए जो प्रयोग करना है, क्योंकि कैसा अभी अब सामने इनके सामने मुद्दे नहीं है ना कुछ भी। अभी महंगाई का मुद्दा है, वो तो आपने खबर पड़ी। साथ में तो राव साहब अभी सड़क का मुआयना करने के लिए सिटी चैनल 1.5 साल से चल रहा कि अमरावती की कोई सड़कें साबुत नहीं है, जो काम कर रहे बराबर हो नहीं रहे, काम करने के बाद में 4 दिन में गड्ढे पड़ जा रहे। जा जाके बताया, प्रचार किया, बबलू शेखावत के सामने जाके बताया कि भाई देखो ये सड़क 15 दिन पहले बनी थी, आज इसमें गड्ढे पड़ गए। बिल्कुल कोई इन्होंने एक्शन नहीं ली। आज जब सामने इलेक्शन है तो सारी चीजें, आज सड़क का मुआयना करने निकले, आज गड्ढों का मुआयना करने निकले, आज सोफिया के खिलाफ बोल रहे। आखिर जनता को भी ये कब तक भ्रमित करेंगे? क्या ये ऐसी भ्रम की राजनीति पे, क्या ये आपको लगता है मैच्योर राजनीति के लक्षण है कि ऐसे करके जनता को अपने पक्ष में कर पाएंगे? ये राव साहब ने अभी जो स्टेटमेंट दिया है पावर कंपनी के खिलाफ, मुझे ऐसा डाउट है कि शायद सुनील देशमुख के खेमे में अब कोई नया मुद्दा आना है इलेक्शन में, तो वो अमरावती महानगर पालिका के परिक्षेत्र में जो अपर्वधा की लाइन है उसमें पानी की कटौती होने का बहुत बड़ा मुद्दा आने की संभावना मुझे लग रही है। बराबर, यानी कुछ तो ये मुद्दा आएगा, उसके लिए सारा का सारा प्लेटफॉर्म पहले से तैयार किया जा रहा है कि हम पहले ही विरोध कर रहे थे करके। क्योंकि अभी महानगर पालिका के मालमत्ता कर को लेकर और उसकी आर्थिक परिस्थिति को लेकर जिस ढंग से आंदोलन चला गया, और उसमें बताया गया कि यहाँ तो जैसे आपको लगे महानगर पालिका बर्खास्त कर दी, अमरावती की कर डालो, यहाँ तक बात आ कि
यानी तुम्हारे कार्यकाल में इतनी थूथू हो गई है पूरे दुनिया के सामने, ये आप सक्षम प्रतिनिधि नहीं है, सक्षम प्रशासक नहीं है, ये बताया। उसके साथ तीनों महापौरों ने अपना डाटा दे दिया पूरी तरह से। बबलू शेखावत ने उनका इनकार कर दिया, ये ठीक है, लेकिन इतना डिटेल डाटा दिया है। मिलिंद चिमोटी जी का तो कहना है कि मेरे जमाने में सबसे ज्यादा इनकम हुआ था। तो हम बहुत आइडियल है, बहुत होशियार है और बहुत अच्छे प्रशासक है, ये बताने की कोशिश जारी है। लेकिन बताइए मुझे, तीनों महापौर जो अभी आपने बताया कि वो कांग्रेस से है, तो इनके पास महापौर है, ये खुलकर क्यों नहीं आते? मेरा हर वक्त यही सवाल रहता है कि बहुत अच्छा चांस था किशोर शेखर साहब को कि खोड़के साहब के बाद जो लीडरशिप है राष्ट्रवादी की, उसमें अब कौन लीडर है? तो डायरेक्ट लीडर बनते थे तो मेयर बनते थे, और लीडरशिप का बहुत बड़ा चांस होने के बाद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। अमरावती की जनता ने इतनी परेशानी झेलनी पड़ी कि अभी जीवन प्राधिकरण का जो मुद्दा चल रहा था उसमें बुहारी कटार मार्ग के अंदर इतने लोगों को तकलीफ हुई। लेकिन मैंने कई कॉलमों में ये लिखा है कि आप मेयर है, पूरे अमरावती के मेयर है, आप खुलकर सामने आइए, लोगों को सच बताइए कि भाई ये हालत है, हमने 6वें वेतन आयोग का पूरा लोगों को लाभ दे दिया, इसलिए हमारी हालत बेकार होगी। लेकिन साहब आपकी जिम्मेदारी थी कि उनसे पूरी तरह से काम करवा लेने की। आज एक विधि कहते कि नहीं हमारी वो गलती हो गई, ये मतलब नहीं है। समय जाने के बाद में लाठी पीटने में मतलब नहीं है कोई। यस, ये आज यानी एक तो बात क्लियर होगी महानगर पालिका में कि सब पक्ष मिलके राष्ट्रवादी पे हल्ला बोलने वाले हैं, इतना तो क्लियर हो गया। रवि राणा साहब भी राष्ट्रवादी हल्ला बोलेंगे। यानी इन सब के पीछे कहीं आपको रवि राणा का हाथ तो नहीं लगता राष्ट्रवादी? क्योंकि रवि राणा का कारपोरेशन से ज्यादा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसका राष्ट्रवादी पे है। यहाँ पे प्रकार से विरोध करना है। अभी जो पिछली भी आपने एक अभी पूरा जो अभी एक समीकरण बताया, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि रवि राणा और सुनील देशमुख साथ में आने की संभावना बन रही। हमने उधर चर्चा की, इधर तीनों महापौरों ने महापौर के खिलाफ में स्टेटमेंट दिया है। सुनील देशमुख के वहां राष्ट्रवादी के अगेंस्ट में जा रहा है, यानी इससे नजदीकी बन रही रवि राणा से कहीं तो भी ऐसा, यानी उनके हमने तो जो संभावना व्यक्त की थी, इनके जो पीछे के प्रयोग करना चालू, उनसे भी जो हमारी बात की थी उसको आज बल मिल रहा कि नहीं, हमने जो संभावना व्यक्त की थी रवि राणा और सुनील देशमुख साथ में आ सकते हैं। तो सारे जो अभी इनके चल रहे हैं इनका स्टेटमेंट के खिलाफ, यानी ये जा रहे पूरे राष्ट्रवादी के खिलाफ। कौन? सुनील देशमुख खेमा, बिल्कुल, और रवि राणा भी उधर से सुनील देशमुख खेमा जा रहा है। वो तो नहीं है। उसके साथ दो बातें हो सकती है। देखिए, सुनील देशमुख साहब की जो राजनीति चलने वाली है इसके बाद सालों साल, उनको सबसे बड़ा यदि डेंजर कोई जोन है तो संजय खोड़के साहब है। और रवि राणा साहब को तो पक्का मालूम है कि यहाँ राष्ट्रवादी कोई टिकट मिलनी है, क्योंकि वहां की जो शिवसेना थी, शिवसेना को उन्होंने क्या मालूम कैसे जेब में रख लिए। वहां के शिवसेना जो थर्ड पार्टी थी, ये दोनों के झगड़े में शिवसेना के टिकट मिल जाती किसको, तो वो चुनकर आने की संभावना थी। ये साफ तो मन से में चले गए धाने पार्टी। अब वहां पे वो जो गठ था तीसरी पार्टी, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। अरे सभी जो जो वोटर्स थे शिवसेना के और भाजपा के, वो तब उनको लिए कोई पर्याय नहीं खुला है। तो बात वहां से उन्होंने वो मैनेज कर लिया बराबर। अब उनको डायरेक्ट जो अपोज करना है वो राष्ट्रवादी को जितना तोड़ सकेंगे उतना वो राष्ट्रवादी को हर क्षेत्र में, हर का नगर परिषद हो, जिला परिषद हो, उनका एक ही मोटो रहेगा, एक ही लक्ष्य रहेगा कि हम राष्ट्रवादी की ताकत कम करें। क्योंकि राष्ट्रवादी के पास संजय जी के बाद एक ऐसी पावरफुल ऐसी कार्यकर्ताओं का जुड़ाव नहीं है। जहाँ ठीक है चेतन पवार है, अविनाश पांडेकर है या फिर और है, लेकिन इनकी मर्यादा है। इनकी इसलिए मर्यादा है कि संजय जी का पॉलिटिकल जो वर्क होता है उस पे लाइन पे चलते हैं, ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन उसके बाद जिले के अंदर देखिए कि इन्हें सुरेखा से थोड़ा डर है, क्योंकि उनके भी दो गुट बने हैं, दादा का गुट अलग है, ताई का गुट अलग है। तो वहां की राजनीति यहाँ आ गई है। विलास राव को उन्होंने बाहर कर दिया है। तो अलग अलग ढंग से देखा जाए तो संजय खोड़के साहब जो अपनी राजनीति बना रहे हैं उसमें कुछ और हाथ बनते और उनका सत्ता का विकेंद्रीकरण होता तो शायद अच्छा होता, लेकिन उतना नहीं हो रहा। रवि राणा डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कल जो फोटो छपाई, एक देखिए शेख के साहब से आज एक बड़े अखबार में भी छापा, लेकिन लोगों के मन में भ्रम पैदा करने वाली बात है कि हम व्यक्तिगत द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन करना तो है ही द्वेष। उनको तो मालूम है कि सुलभाता के पास भी लाल जी की गाड़ी है और ये इतने पावरफुल है कि वो और 10 रवि राणा को अपने मुट्ठी में रख सकते हैं, क्योंकि वो कहा है महासचिव है पक्ष के, उनके पास बहुत सारे सत्ता पावर्स है, अनुभव है और डिप्टी सीएम के पास वो दिन रात काम कर चुके हैं। तो राज्य सत्ता उनको मालूम है। रवि राणा जी को उस क्षेत्र में बहुत कम अनुभव है, शायद नहीं है, इसका फायदा वो लेना चाहेंगे। लेकिन ग्राउंड पे
वर्क करने के लिए रवि राणा के पास जो ताकत है, ग्राउंड वर्क करने के उत्साह है, सारी खोड़के के खिलाफ यूज करने की एक अभी चल रही है चर्चा कि पूरे चक्रव्यूह में किस प्रकार से राष्ट्रवादी को, यहाँ संजय खोड़के को अभी फंसाया जा रहा है। रवि राणा, सुनील देशमुख, ये दोनों राष्ट्रवादी को एक चक्रव्यूह के रूप में अभी अटका रहा है। क्या राव साहब का कंधा राष्ट्रवादी को दिलासा दे पाएगा? एक देखते छोटे से ब्रेक के बाद में पुनः आएंगे और क्या राष्ट्रवादी और कांग्रेस की युति राष्ट्रवादी को राहत दिला सकती है या राव साहब को? एक ब्रेक के बाद पुनः आते हैं। जागो मतदाता जागो। हमने आपसे वादा किया था कि हमारी टीम द्वारा आपके परिसर में आकर आपके वार्डों से संबंधित समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर आपकी समस्याओं का निराकरण करने का सिटी न्यूज पूरा प्रयास करेगा और हम ये प्रयास कर भी रहे हैं। हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं आपके वार्ड पर। नगरसेवक स्वार्थी नगरसेवक आहे, बायकांना समोर करतात, बँक तयार करतात। आमदार आम्हाला असा आमदार पाहिजेच नाही। 10 वर्षापासून कोण्या आमदारांना कोण्या माणूस पकडते तो पैसे वाटप करून देते। 10 वर्षापासून नाही लावला लाईट आलो तिथं त्या ग्राउंड मध्ये। पण जो खाईल तो खाली पाहिजे, जो खाणार नाही तो ठणकावून बोलणार आहे। तो नगरसेवक असो, आमदार असो, खासदार असो, कोणी असो, आम्हाला फक्त वार्डातली कामं पाहिजे। सबसे पहले तो सिटी चैनल ने जो ये मुहिम चालू किया है लोगों के समस्याओं के लिए, इसका मैं सिटी चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और सिटी चैनल के माध्यम से पिछले बार हमने आम सभा के कुछ दृश्य देखा था। वहाँ पे जो 81 नगरसेवक थे वो लोगों के समस्या पे तो किसी ने बोला नहीं, वो आपस में झगड़े लड़ने में ही मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये वहाँ पे झगड़े करने के लिए गए हैं क्या। वो 81 के 81 जो बैठे थे वो सिर्फ आपस में झगड़े कर रहे थे, समस्या का तो एक भी शब्द नाही। यांना घरून तर करावंच नाही लागत ना, घरून पैसा लावा लागत, बाकी नाही। नुसतं तिथे म्हणजे गोंधळ घालणे आमसभेत हे कार्यक्रम मराठो हे ते कामं बंद केले पाहिजे आणि कामाकडे लक्ष दिलं पाहिजे लोकांच्या। समझ में आता कि साला अपन इनको जनप्रतिनिधि को निवड चुन के दिए, ये गुंडे बदमाश वहाँ पे भेजे। हमारा पहले विकास करो, उसके बाद में तुमने साड़ी बेचना क्या बेचना, हमारे बाल बच्चे सक्षम है बोलना। तो आप भी हो जाइए तैयार और खुलकर बताइए अपने वार्डों की समस्याओं को। तो देखिए हमारा ये कार्यक्रम जागो मतदाता जागो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से संजय खोड़के के आसपास चक्रव्यूह की रचना की जा रही है, कैसे स्टेटमेंट आ रहा है और सारा माहौल राष्ट्रवादी के अगेंस्ट में जा रहा है। ऐसा चर्चा से अभी प्राथमिक चर्चा के दौरान लगता है, क्या यह चक्रव्यूह संजय खोड़के तोड़ पाएंगे? क्या राव साहब का कंधा उन्हें दिलासा दिला पाएगा? क्या राव साहब का साथ राष्ट्रवादी को उभार पाएगा? क्या लगता है आपको माधव जी, संभावना है राष्ट्रवादी की कांग्रेस के साथ में जाने से राष्ट्रवादी मजबूत होगी या कांग्रेस मजबूत होगी? दोनों के साथ में गठबंधन की संभावना दिखती है कुछ? राष्ट्रवादी और कांग्रेस साथ आ सकती है, आने की संभावना है। कई सालों से वो साथ में है और एक ही पक्ष था कांग्रेस, उसमें 2 टुकड़े हो गए, विभाजन हो गया। हाँ, विभाजन हो गया, इनके लीडर्स बदल गए, लेकिन ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात देखिए, संजय खोड़के साहब की पावर स्टेशन है। इन सभी लीडर से, यानी सुनील देशमुख, रवि राणा, राव साहब, शिंगोरे, आनंद राव, ये सभी लीडरों में यदि पावरफुल की बात करें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो वो संजय जी के पावर पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। उनकी राजनीति की ढंग से भी और उनकी कार्यशैली भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन डाउट इस बात से, ये सब कुछ था फिर भी रवि राणा आगे कैसे चले गए? यानी उनकी राजनीति पे हम इतना गर्व भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान के तौर पर पहचाने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राजनीति एक मैच्योर्ड, परिपक्व और बहुत ही समझदार नेता के तौर पे उनकी प्रतिमा है। कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई बात करता हूँ तो वो गलत है, लेकिन एक नेता उन्होंने देखिए, पश्चिम महाराष्ट्र में उन्होंने राजनीति देखी है और उनका सपना भी यही था।
उनकी जो काम करने के ढंग थी, उनकी शोध संस्था थी, या फिर वो गुलाबों के वो बहुत सारे पुष्प प्रदर्शन लगाते थे, ये जो सोच है वो पूरी तरह से विदर्भ के लिए नहीं थी। हमारे लीडरों के लिए जनसंपर्क कार्यालय बहुत बड़ा जगदीश गुप्ता ने जब खोला था, तभी हमें किसी का कोई जनसंपर्क होता है, क्योंकि हर एक के बंगले में ऑफिस होता था और बाहर एक डॉग बैठा था, कुत्ता बैठा जाता था, वो यदि परमिशन देता था अंदर रहता था। बहुत हालत गंभीर थी साहब, लेकिन वो सब बदल दी। और शेखावत साहब की राजनीति को मैंने बहुत पॉजिटिवली देखा है कि वो चाहते थे कि हम एक परिपक्व नेता के रूप में उभर कर आए, लेकिन बात वहां तक ठीक थी जब वो चुनकर आए और उनको उस वक्त यदि मिनिस्टरशिप मिलती तो वो ज्यादा अच्छी रहती, लेकिन नहीं मिली। सेकंड टाइम उनको लगा कि कोई ऐसा कोई खड़ा होने की संभावना नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे लोग, जहां तक हमारी मीडिया और राजनीति देखे तो खोड़के साहब का रिस्पेक्ट तो करती है, लेकिन उसके साथ और एक बात होती है, उनका दबाव भी है। दबाव इसीलिए है कि वो डरते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं उसको बहुत पॉजिटिव लूंगा। उनकी शक्ति को लोगों ने देखा है। ये जब कोई बम्बई में चला जाता है, मुंबई में जाता है, तो खोड़के साहब बहुत उसको दिल भर से उसका स्वागत करते हैं, काम करते हैं, ये बात फैक्ट है। फिर भी अब यदि सब कुछ है, वो अनुभव है, वो परिपक्वता है, सामंजस्य है, पेशेंस है, ये सब होते हुए भी रवि राणा इतना बड़ा गेम खेल रहा है। एक अखबार में मैंने लिखा था कि बचत गट के माध्यम से खोड़के साहब ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, और रवि राणा ने क्या किया, तो जिस घर में बचत गट का कोई मेंबर था उसके चूल्हे तक वो पहुंच गए और डायरेक्ट रोटी अपनी सेक ली। ये वहां नहीं पहुंच सके साहब। जो इतना क्या जो इन्होंने काम किया, बहुत बार क्या होता, बहुत ज्यादा परिपक्व आदमी जब कोई ऐसी हरकत करता तो उसको बचपना डाले हुए, इसका बचपने की हरकत है। जैसे हम भी कई बार रवि राणा की बात करते टाइम अनमेच्योर्ड करके शब्द यूज कर लेते। आज भी जितनी राजनीतिक परिपक्वता रवि राणा में होनी चाहिए वो नहीं है, हम भी अभी देखते हैं कि नहीं है। यही चीज इनको उस समय लगी होंगी, और ये कॉन्फिडेंस डेवलप इनका हुआ खोड़के साहब का कि नहीं, हमको कोई गिरा नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बदल गया, और ओवर कॉन्फिडेंस आदमी लापरवाह हो जाता। ये तो उसके बाद उनके पास म्युनिसिपल लापरवाह हो गया। उसके बाद में सेना के साथ में, बीजेपी के साथ में, इनको खुद के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि बोला ना, ज्यादा भरोसा वाला आदमी लापरवाह हो जाता, और लापरवाह आदमी के साथ में अक्सर धोखा हो जाता है। यस, मुझे भी उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पावर सेंटर है, इनका मेयर है और बहुत सारे सत्ता है, तो शायद इस चेहरे से वो अमरावती में फिर से लोकप्रिय हो जाएंगे। लेकिन देखा गया क्या कि साल हो गया, अभी पूरी तरह से 1 साल से ज्यादा टाइम निकल गया है, और पृथ्वीराज का भी अभी 1 साल पूरा हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि खोड़के साहब की लोकप्रियता बढ़ गई, जितनी है उतनी है, कोई उसमें डाउट नहीं, लेकिन 18,000 का जो गैप है वो नहीं निकाल सके खोड़के साहब अभी तक, मुझे जहां तक मालूम है। इसलिए रवि राणा जी को कितना भी अब राजकीय अपरिपक्व होना ही है, उनको 1 साल ही हुए ना एमएलए होकर। उसके पहले वो नागपुर के सीनेट के मेंबर थे, उससे ज्यादा उनका कोई इतिहास अमरावती को मालूम नहीं। कई उन्होंने जिला परिषद में लड़ी, राजनीतिक करियर कुछ कॉलेज लाइफ से भी कहीं उनका राजनीतिक करियर में कहीं नहीं आया नहीं, वो एकदम से अचानक से एक उभर के आया बाहर और छा गया। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मेंटेन किया है खुद को, अभी देखिए ना, लोगों की भावनाएं हम जितनी बहुत गंभीरता से बात करते राजनीति पे, वैसे नहीं होती है। देखा गया है कि लोग भावना प्रधान होते हैं। गणपति के मंडल को भाई 50,000 की देनगी दे दी तो रवि राणा जी के पीछे 100 लोग आ गए। मैंने अभी इस गणपति में ये देखा है कि दुर्गा में ये देखा है, जहां लोग अपनी अपनी भावनाओं का विषय बनाते हैं, रवि राणा ने उनको सपोर्ट किया है। एक बार तो बहुत बड़ा अच्छा स्लोगन चल रहा था, लोग उसकी मजाक ले रहे थे, हमने भी बहुत मजा ली थी कि रवि राणा निवडून आना, किराना घरी भरा, ऐसा राणा भर लो किराना। ये लोग इसकी बहुत मजा ले रहे थे साहब, लेकिन राजनीति के हिसाब से देखिए तो वो वोट बढ़ रहे थे। नहीं, बस वही जो इन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट किया जी। राजनीति में किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता। यस। बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी जब हो जाता है तो उसको अपनी ताकत पे गुरूर हो जाता है। खोड़के साहब ने शायद ये गलती कर ली कि ताकत को बहुत ज्यादा उन्होंने अपना हथियार समझ लिया, और उस ताकत को दूसरे की तरफ इनका बचपना समझा, और ये बचपने में गेम में ये खेल खेल गए। राणा जी ने जो किया वो अलग राजनीति है, और वो शायद 2011 की 10 की राजनीति है। मैं बोलता हूँ कि वहां से राजनीति स्टार्ट होगी है। राणा जी ने देखा है कि स्वामी उनके रामदेव बाबा की स्टाइल, उनका भी देखिए ना, उनका जब अनशन हुआ तो 5 स्टार अनशन था,
उन्होंने ये देखे ना, उनके गुरु का ही सलाह ऐसा स्वामी रामदेव जी का ग्राफ गिर गया ना बाद में। हाँ, फिर गिर गया, एक स्टेप गलत उठी, हाँ, सब नीचे आ गया, पूरा खत्म हो गया। तो राणा जी ने भी स्वामी रामदेव जी का फोटो जरा बाजू में कर दिया। देखिए अब उनकी स्टाइल, अन्ना हजारे जी को उन्होंने लाया, यानी ये जो चल विचल का मामला है वो भी राणा जी की लीडरशिप में एक अलग बात है। आप देखिए ना, आपका सवाल था कि संजय खोड़के साहब के साथ शेखावत साहब आने से क्या फर्क गिरेगा। देखिए शेखावत साहब के पास जो हाल सुनील देशमुख का साथ के साथ रवि राणा आने से होना है वैसे होना है। इन खुद मिस्टर राव साहब शेखावत का राजकीय अनुभव बहुत कम है, लेकिन उनके पिताश्री का अनुभव बहुत ज्यादा है। शायद पूरे अमरावती जिले में जितने भी राजनीतिज्ञ होंगे रासो गवई साहब से और उनसे इतने सीनियर है। जब रासो गवई और बीटी देशमुख और शेखावत साहब साथ में काम करते थे, अभी बहुत व्यक्तिगत तौर पर राजनीति बन रही है। हमने देखा जब बाबा साहब मराठे थे, हम हिंदुस्तान में बैठे थे, तब की राजनीति बहुत अलग थी कि वो मीडिया को भी मानते थे और पूरे जिले का विकास करने के लिए साथ में बैठे थे। अभी जो स्टेटमेंट दिया है उसमें मुझे थोड़ा एक लाइन भी ऐसी है कि बीटी देशमुख साहब, रासो गवई साहब और मेरे पिताजी साथ में इन्होंने इतना लड़ा किया। अब आपको बीटी देशमुख साहब यदि याद आ रहे हैं तो ये तो 6 महीने पहले भी याद आ सकते थे, उनके इलेक्शन टाइम भी याद आ सकते थे। तो राव साहब शेखावत साहब जो है उनकी इच्छा और भावना और प्रतिमा को तो आप कुछ गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल उनको ये कुछ जो अलम फलम बातें हैं उनसे बिल्कुल परहेज है, अच्छे चारित्र के है। फिर भी आप ये मत सोचिए कि महापालिका की राजनीति बहुत ग्राउंड लेवल पे है, वार्डों में है, प्रभागों में है, नाम से है, व्यक्ति विशेष से है। क्योंकि उस वक्त चुनकर आया उसकी वजह है कि शेखावत साहब खड़े थे और बहुत बड़ी प्रतिभा के साथ खड़े थे, उनके पास बहुत बड़ा नाम था, सब कुछ था जो चाहिए इलेक्शन के लिए। लेकिन उनके घराने के प्रति लोगों का एक आकर्षण था, उसके कारण भी उस समय राव साहब शेखावत को विजय से हासिल हो गई है। यस, और उस विजय को आप पॉजिटिव भी ले लो कि ठीक है, लोगों को उससे भी मैं ज्यादा कहूंगा कि अपेक्षाओं का विजय है वो, कि मेरी अपेक्षा थी कि ये राजकुमार कुछ करके दिखाएंगे, तो निश्चित उनको उसी अपेक्षाओं का विजय, ज्यादा बहुत अच्छा शब्द है कि लोगों की जो खुद की अपेक्षा है उसका विजय हुआ था। यस, जो अपेक्षा सुनील देशमुख से की थी वो स्टेट की गवर्नमेंट की थी, तो इससे भी ज्यादा सपना उन्होंने देखा और वैसे प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वो जो उन्होंने अभी तक जो हासिल किया है उसका डायरेक्टली अमरावती के आम पब्लिक को कुछ ज्यादा फायदा होने नहीं हो रहा। ये भी बात शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि राव साहब के ध्यान में आ गई है, क्योंकि जमीन पे चलने वाला जो मुद्दा चलेगा वो पानी का चलेगा, पानी पे आग लग जाएंगे। क्योंकि मावड़ में हम देखा महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे इतनी बड़ी गोलाबारी हो गई, इतनी फायरिंग हो गई, इतने लोग मर गए पानी की वजह से। तो दुनिया ने बताया है कि अब तीसरा महायुद्ध छड़ा जाएगा वो पानी की वजह से। इसीलिए कि सुनील देशमुख साहब ने, बीटी देशमुख साहब ने या फिर समय से पुस्तक करने जो भी सोफिया के या फिर पावर लाइन के खिलाफ है, उन्होंने कोई सीरियस स्टेटमेंट नहीं दिया है। स्टेटमेंट दिया है जिन्होंने समर्थन किया है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक रेफरेंस दे दूं कि एक बहुत बड़े अखबार में, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े अखबार में मधु मंगेश कर्णिक, बहुत बड़े मराठी के साहित्यिक है, उन्होंने अभी पिछले सप्ताह सप्लीमेंट्री में लोकमत के एक पुरोने में नेरोल नाम का एक गांव है कोकण के अंदर, वहां के पावर प्लांट के बारे में बहुत अच्छा लेख लिखा पूरे पेज भर, कि उन्होंने जो भी लवासा और इसके खिलाफ लोग बात कर रहे हैं पावर प्लांट के बारे में, तो उसको नकार दिया कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, अरे इतनी अच्छी बात है, इतना अच्छा पर्यावरण वो मेंटेन करते हैं, इतनी पावर लाना होती है, औष्णिक ऊर्जा की जरूरत है। बहुत बड़ा लेख लिखा साहब, मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे मधु मंगेश कर्णिक, बहुत बड़े लीडर है साहित्यिकों के अंदर। उनके खिलाफ उनके लेख के 10 पर ज्यादा रिएक्शन छप गए लोकमत में। पूरे महाराष्ट्र से जितने भी सोचने वाले लोग हैं उन्होंने उनका बहुत कड़ा विरोध कर दिया कि आपने ऐसा कैसा लिखा। यहां तक कि एक वाचक ने ऐसा लिख दिया कि आप बिके गए हैं। इतना लोगों में गुस्सा है कई विषयों पर। और ये तो अभी कोर्ट की बात है, कोर्ट ने भी कहा है कि आप बाहर जाकर कुछ अपने में कुछ बनता है तो बनाओ, क्योंकि कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है वो भी पानी के बारे में दिया है और बात भी कर रहे हैं कि शेखावत साहब वो पानी की कर रहे हैं। मुझे ये संबंध जरा शायद ऐसा लग रहा है कि 2 महीने बाद कोर्ट कोई और ऑर्डर करने की हो सकता है, गुंजाइश हो सकती है, या फिर ये चर्चा ज्यादा बढ़ने की डाउट है। तो इन्होंने अपना स्टैंड खड़ा कर दिया कि मैं भी विरोध में खड़ा रहूंगा। जैसे संजय निरुपम ने अन्ना हजारे का जब माहौल हो गया था वो भी खड़े हो गए थे। तो ये स्टाइल भी उनको महंगी गिर सकती है। शेखावत साहब ने आज ये स्टैंड लेना, इस कंपनी के खिलाफ मैं बात करूंगा, तो उनका जो पूर्व अनुभव है वो उसके खिलाफ है।
यदि आनंद अड़सू साहब का भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि मैं स्टडी करूंगा, फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने सपोर्ट किया, तो आनंद अड़सू साहब ने उसके बाद रिएक्शन देना बंद कर दिया। उनको ध्यान में आया कि ये ठीक है कि उस विषय में जनता नहीं जीत रही है, फिर भी वो विषय विरुद्ध में है। लवासा में आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है कि वैसी ही हो सकती है। तो राव साहब ने आज जो स्टैंड खड़ा कर दिया, उससे मुझे डर है कि शायद ये विषय ज्यादा पावरफुल होने की संभावना है, और इसी संभावना से राव साहब की लीडरशिप पर भी एक प्रश्न आ सकता है कि आपने ये विषय किसी ने उठाया नहीं अभी तक। किसी भी नेताओं ने ये प्रचार का मुद्दा बन सकता है ऐसा नहीं कहा है, फिर भी ये प्रचार का मुद्दा बनने की संभावना को देखते हुए राव साहब ने पहले अपनी भूमिका को अब झटकन से क्लियर कर दिया कि मैं खिलाफ रहूंगा। तो इसकी अब स्टेटमेंट देने की, इतनी जल्दी स्टेटमेंट देने की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं। और हमारे नेताओं से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वो व्यक्तिगत तौर पे किसी मीडिया से संपर्क बना लेते हैं और अपनी बात लोगों से नहीं, मीडिया के माध्यम से बताते हैं। मीडिया अपने ढंग से उसको प्रस्तुत करता बाद में पूरा और नहीं जचे लोगों को दूसरे दिन खुलासे के तौर पे छाप देते। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी सिंगोरे साहब के बारे में ऐसा हुआ था मेरे ख्याल से। तो मीडिया को तो माध्यम से जाना ही चाहिए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो विषय संवेदनशील है, आप यदि 10,000 लोगों के पब्लिक की मीटिंग में बात करते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लोगों की रिएक्शन सामने आएंगी। छुप छुप कर हम यदि इंटरव्यू करते रहेंगे तो कहां तक हम लोक नेता के तौर पे बात करेंगे? आपको लोक नेता बनना है, यदि आमदार बनना है तो बन गए आप। यदि लोक नेता बनना है तो लोगों में जाना होगा, जाहिर सभाओं में बोलना होगा, और वहां जो रिएक्शन आएंगी वो ज्यादा बेहतर होंगी। और ये लोक नेता बनने के लिए जो जो आवश्यकता है, अभी रवि राणा भी जो आरोप होता है कि ये जब जाते हैं तो 100 लोग उनको देखने आए थे, तो मैं तो इस बात को पॉजिटिव ले रहा हूं, लेकिन आकर्षण खत्म होने की संभावना ज्यादा बनती है। लेकिन लोक नेता में उसको सुनने की, आप आंखों पे जो भरोसा करते, तो आप तो जल्दी जल्दी नया देखना चाहती है। एक सिनेमा देखा, 2 बार वो छोड़ दिया, लेकिन जब सुनने की बात करते तो कितने लोग हैं जो बाला साहब ठाकरे को केवल सुनने आते, दिखते भी नहीं, इतने दूर रहते बाला साहब ठाकरे, वो वहां तक उनकी प्रतिमा भी छोटी हो जाती है देखने के लिए, लेकिन खाली उनके शब्द सुनने के लिए लोग आते हैं। और जब सुनने के लिए लोग आएंगे तो ज्यादा पावरफुल होगा। तो मीडिया के माध्यम से जानने के पहले इन्होंने अब जननेता की भूमिका, अभी चांस है कि अभी महापालिका के इलेक्शन में शेखावत साहब हो, फिर और जिसको भी मुझे जन नेता का सम्मान मिलाना है, फिर जन नेता मुझे बनना है, तो जनता में चले जाए। चर्चाएं और भी अभी है, चर्चाएं और भी चलती रहेंगी। पानी के मुद्दे को लेकर आने वाला इलेक्शन क्या गरमाएगा, और जन नेता यानी लोक प्रतिनिधि और लीडर यानी नेता दोनों क्या जनप्रतिनिधि से राव साहब शेखावत नेता बन सकते हैं? क्या वह अमरावती का नेतृत्व कर सकते हैं? और पानी का मुद्दा क्या रंग लाएगा कांग्रेस के इस राव साहब के इस स्टेटमेंट पर कि सोफिया जो कंपनी का भी चल रहा है, पानी का विरोध, यदि पानी पीने का नहीं मिला तो विरोध करेंगे। पानी पीने का कब नहीं मिलेगा, कितने दिनों बाद, क्या बहुत सारी चीजें उसमें अभी भ्रमित करने वाली है। राव साहब शेखावत ने कह दिया कि यदि पीने के पानी को यहाँ पे किल्लत होती है तो सोफिया का विरोध करेंगे। पीने के पानी की किल्लत कब होगी? जब सोफिया प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, उसको पानी का उपयोग। तो अभी सामने 2012 से पहले क्या पानी की किल्लत आ सकती है, ये हम राव साहब से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर ये स्टेटमेंट देने के पीछे उनकी राजनीति क्या है, क्यों वे जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, या वह इस मुद्दे को क्लियर करें। पुनः आपसे मिलेंगे। अभी हमारी चर्चा बाकी रह गई कि संजय खोड़के को जो चक्रव्यूह आसपास से रवि राणा का और सुनील देशमुख का अभी दबाव बढ़ रहा है, क्या राव साहब उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए सहयोगी बन पाएंगे? क्या राष्ट्रवादी की नैया राव साहब के भरोसे पार लगेगी, या संजय खोड़के को और कोई कंधा तलाशना पड़ेगा? अगले एपिसोड में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।